नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज बिष्ट देवभूमि क्लासेस की ऑनलाइन कार्यशाला नॉलेज फैक्ट्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आधुनिक भारत की एक नई सीरीज शुरू की है और यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से हमने शुरू किया है। और यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के कारण वगैरह हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे और आज हम जानेंगे उन्हीं 5 यूरोपीय महत्वपूर्ण कंपनियों में से एक कंपनी जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। सारी चीज़ें नोट्स के फॉर्म में आपके ब्लैक बोर्ड में लिख ली गई हैं। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं इनको, और अगर देखने में आपको दिक्कत हो रही है तो हाई रेजोल्यूशन में चलाकर इसको देख सकते हैं। और जो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री है मैं आपको नोट्स के फॉर्म में यहाँ पर दे सकता हूँ। और दूसरा, जो भी अगर आपको थोड़ा इससे डेप्थ लिखना है तो जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा तो उनको भी आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो ज़्यादा बातें न करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ठीक, तो दोस्तों, जैसा कि हमको पता था कि हमने पहले बात की थी कि यूरोपीय कंपनियों के भारत आने का जो प्रमुख कारण था वो मसाला व्यापार था। और 5 महत्वपूर्ण जो प्रमुख 5 कंपनियां थी वो थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और तुम्हारा क्या है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इन 5 कंपनियों के बारे में हम पहले बात कर चुके थे। आज उन्हीं में से एक कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखो दोस्तों, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत आई 1498 में और सबसे अंत में 1961 में भारत से गए। यानी अगर यहाँ से एक प्रश्न बने वह कौन सी यूरोपीय कंपनी थी जो सर्वप्रथम भारत में आई, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी प्रथम यूरोपीय कंपनी थी जो भारत में आई। और सबसे अंत में भी ये भारत के सबसे अंत में भारत से गए, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भी 1961 तक ये भारत के किसी न किसी इलाके में रह रहे थे। 1961 में ऑपरेशन विजय द्वारा पुर्तगाली बस्ती गोवा, दमन और दीव को भारत में मिला लिया गया। तो ये चीजें थी पुर्तगाली कंपनी के बारे में। भारत आए 1498 और सबसे अंत में 1961 में गए। अब इनके भारत आने का कारण क्या था दोस्तों? जैसा कि हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि मसाला व्यापार जो था सभी यूरोपीय कंपनियों के भारत आने का प्रमुख कारण था। क्यों? क्योंकि यूरोप वाले इलाके में क्या नहीं होते हैं, मसाले नहीं होते हैं, और मसाले जो है वो मीट को क्या करते हैं, प्रिजर्व करने का काम करते हैं। तो ये इनके प्रमुख यहाँ भारत आने का कारण था। दूसरा अगर अन्य कारणों में हम देखें तो क्या था, यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। मैंने कहा यूरोप में शिक्षा का विकास हुआ, यूरोप में साहित्य का विकास हुआ, जिससे क्या हुआ, अगर शिक्षा का विकास होगा तो लोग वहाँ वैज्ञानिक तरीके से सोचने लगेंगे, और जब एक समाज वैज्ञानिक तरीके से सोचेगा तो वो क्या बनाएगा, आधुनिक यानी विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करेगा, जिससे वहां पर क्या होंगे, अत्याधुनिक जहाज बनने लगे, जिससे समुद्री यात्राएं क्या होगी, आसान होगी, मानचित्रीकरण की कला को बल मिला। अब अगर हम जाने कि इतनी यूरोपीय कंपनियों में से पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों भारत में पहुंची, क्योंकि इसका एक कारण वहां का था, वहां का राजा मैनुअल प्रथम और उसका जो बेटा, वहां का जो राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर। नेविगेटर दोस्तों एक उपाधि है। ये एक ऐसी उपाधि होती है, एक ऐसा समुद्री यात्री, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत सारी समुद्री यात्राएं कर ली हो, तो उसे नेविगेटर की उपाधि दी जाती है। तो ये जो हेनरी द नेविगेटर था, ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक टेम्पर का बंदा था। ऐसी खोजों और वैज्ञानिक चीजों में से बड़ा मजा आता था। तो ये जो था, इसने अपने वहां के सारे नाविकों को बल दिया कि आप उनको आत्मविश्वास दिया और उन्हें क्या दिया, उन्हें एक अच्छा मूल्य दिया, या उन्हें हम कह सकते हैं उन्हें प्रोत्साहन दिया, जिस कारण पुर्तगाली व्यापारी जो हैं भारत यानी मसालों के देश की खोज करना क्या करें, शुरू करें। तो देखो, अब हम क्या कहेंगे कि जब पुर्तगाली कंपनी के भारत आने के प्रमुख कारण क्या थे, मसाला व्यापार, दूसरा यूरोप में पुनर्जागरण, और वहां के वैज्ञानिक प्रकृति का राजकुमार हेनरी द नेविगेटर। ठीक हो गया। अब देखो, जो हेनरी द नेविगेटर था, उसने प्रथम नाविक जो पुर्तगाल से भेजा था, उसका नाम था तुम्हारा कौन, बार्थोलोम्यो डियाज। 1487 में दोस्तों, 1487 में उसने बार्थोलोम्यो डियाज नामक एक नाविक को पुर्तगाल से भारत की तरफ भेजा। लेकिन बार्थोलोम्यो डियाज जो है अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका का दक्षिणी तट है, वहां तक पहुंचता है और वहां से वापस चला जाता है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि उस समय जो था तुम्हारा, वो जो यात्री था, वो यात्री पूरी यात्रा नहीं कर पाया। इसका कारण ये भी था क्योंकि इतनी बड़ी समुद्री यात्रा करना कहीं ना कहीं उस समय क्या था, पॉसिबल नहीं था। लेकिन हेनरी द नेविगेटर ने हार नहीं मानी। उसने 1498 में फिर दूसरा जो पुर्तगाली नाविक भेजा, जिसका नाम था वास्को डी गामा। ठीक हो गया। ये वास्को डी गामा जो है तुम्हारा 1498 में पुर्तगाल से, 1497 के समथिंग पुर्तगाल से रास्ता लगता है और 1498 में भारत पहुंचता है। जिस समय ये भारत पहुंचता है, उस समय ये
उसमें इसकी मदद की करता है एक गुजराती व्यापारी जिसका नाम है अहमद इब्न मजीदी, और वहां का स्थानीय शासक उस समय जमोरिन था, और जमोरिन द्वारा पुर्तगाली व्यापारी जो वास्को डी गामा था उसका स्वागत किया गया। और उस समय अगर हम देखें कि उस समय दिल्ली सल्तनत में किसका शासन था, तो दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी का शासन था, जो सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। और प्रथम केंद्र इनका कहाँ है, कोचीन केरल, जो 1503 में खुला, और दूसरा केंद्र जो है इनका वो कन्नूर केरल वाले इलाके में 1505 में खुला। लेकिन आज ये कन्नूर जो है वो तमिलनाडु वाले इलाके में पड़ता है। यानी अभी तक यहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न ये बन जाएगा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई, 1498। सबसे पहले कौन सी कंपनी आई, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे बाद में कौन सी कंपनी गई, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। आने का प्रमुख कारण मसाला व्यापार। और जिस समय पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई उस समय पुर्तगाल का राजा तो मैनुअल प्रथम, वहां का राजकुमार कौन था, डॉन हेनरी या हेनरी द नेविगेटर। प्रथम नाविक पुर्तगाली, प्रथम असफल पुर्तगाली नाविक तो बार्थोलोम्यू डियाज, जो 1487 में आया और अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से वापस चला गया। फिर दूसरा जो प्रथम सफल नाविक आएगा तुम्हारा, वो प्रथम सफल नाविक वास्को डी गामा, जो कब पहुंचेगा 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचेगा। और उस समय कालीकट में जो स्थानीय शासक था उसका नाम जमोरिन था, और जमोरिन द्वारा उसका क्या किया गया, स्वागत किया गया। जिस कारण वहां पर जो पहले अरब ट्रेडर्स थे, यानी जो अरब और भारत के मध्य मसालों का व्यापार कर रहे थे, उनके साथ उनकी क्या होती है, अनबन होती है। ठीक हो गया। और दिल्ली सल्तनत में उसका उस समय किसका शासन चल रहा था, तो दिल्ली सल्तनत में उस समय सुल्तान सिकंदर लोदी का शासन चल रहा था, जो गुल्लुखी नामक शीर्षक से कविताएं लिखता था। पुर्तगालियों के प्रथम केंद्र की बात आई तो पुर्तगालियों का प्रथम केंद्र जो था दोस्तों वो था तुम्हारा कोचीन केरल वाले इलाके में, जो 1503 में उन्होंने खोला। और दूसरा केंद्र जो है उन्होंने 1505 में कहां खोला, कन्नूर केरल में। अब ये दोस्तों ये केंद्र या गोदाम या वेयर हाउस ये क्या है, तो दोस्तों जैसे ही पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में यहाँ आया था, तो वो जब यहाँ से व्यापार करके सामान ले गया तो उसे 60 गुना लाभ हुआ। काली मिर्ची के व्यापार से उसको 60 गुना लाभ हुआ। और जैसे ही ये खबर पूरे यूरोप वाले इलाके में फैली, बाकी यूरोपीय कंपनियों का ध्यान भी क्या हुआ, भारत की तरफ आने लगा। तो इस क्रम में जो है अनेक यूरोपीय कंपनियां समय समय पर भारत आई, और स्वयं वास्को डी गामा 3 बार भारत आया। सबसे पहले 1498 में, दूसरा वो भारत आया 1502 में, और तीसरा वो भारत आया 1524 में। और जब तीसरी बार पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जो है भारत आता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है केरल कालीकट वाले इलाके में। ठीक। लेकिन जब 1502 में जब वो दोबारा भारत आया था तो उस समय जो है अब उन्हें लगा कि अब अगर उन्हें भारत में व्यापार बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं क्या करना है, उन्हें वेयर हाउस या कारखाने या गोदाम टाइप का खोलने की आवश्यकता पड़ेगी, जहां वो अपने सामान को क्या कर सके, व्यापारिक सामान को क्या कर सके, एकत्र कर सके। ठीक। अब ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हम देखते हैं प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर। ठीक। अब दोस्तों बात ऐसी है कि पहला इन्होंने केंद्र बना लिया जहां पर ये क्या करेंगे, अपने सामान को क्या करेंगे, अपने सामान को रखेंगे स्टोर करके। तो इसके बाद 1505 वाले टाइम पीरियड पर इनका पहला जो पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है उसका नाम होता है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन के आया, और उसने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले जल की नीति या शांत जल की नीति को लागू किया। अब नीले जल की नीति और शांत जल की नीति क्या थी दोस्तों, नीले जल की नीति या शांत जल की नीति का मतलब था कि पूरे हिंद महासागर वाले इलाके में पुर्तगालियों का व्यापार में क्या हो, एकाधिकार हो, यानी वहां पर पूरे उस समुद्री इलाके में केवल पुर्तगाली ही ऐसे हों जो क्या कर पाए, मसालों का व्यापार या कोई भी किसी भी प्रकार का क्या कर पाए, व्यापार कर पाए। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर पूछेगा कौन था, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। कब आया, 1505 में। और इसने क्या चलाई, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, और जो पूरे समुद्र में व्यापार के एकाधिकार से संबंधित थी। होता ऐसा है कि 1505 तक आते आते पुर्तगाल का जो राजा था उसने ऐसा सोचा कि वहां पर भारत में अपने व्यापार को नियमित रेगुलेट करने के लिए हमें वहां पर क्या है, गवर्नर भेजने चाहिए। इसलिए पहला गवर्नर जो है 1505 में कौन बनकर आया, तुम्हारा फ्रांसिस्को द अल्मीडा। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जो दोस्तों आया था उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था वो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था, और अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि अल्फांसो द अल्बुकर्क ने ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का क्या किया था, विस्तार किया था। उसने 1510 में आते ही क्या किया, 1509 में आया और 1510 में उसने गोवा को वहां के स्थानीय शासक यूसुफ जहां से छीन लिया।
एक कार्य और इसने किया, भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति को अपनाया, यानी अपने सैनिकों को प्रोत्साहित किया कि वो भारतीय महिलाओं के साथ क्या है, संबंध बनाए। एक कार्य और इसने क्या किया, इसने भारत में जो सती प्रथा थी उस सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया, हालांकि कर नहीं पाया, प्रयास किया, क्योंकि सती प्रथा पर जो बैन हुई वो 1829 में राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के संयुक्त प्रयासों के दौरान हुई थी। ठीक हो गया। तो हमने कहा दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क, भारत में पुर्तगाली शक्ति का जनक कहते हैं इसे। 1510 में गोवा पर कब्जा किया इसने और भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। ये सारे काम इसने किए और भारत में सती प्रथा पर क्या है, बैन लगाने का प्रयास इसके द्वारा किया गया। तीसरा पुर्तगाली गवर्नर दोस्तों कौन था? तीसरा पुर्तगाली गवर्नर था नीनो डी कुन्हा और इसने उस गोवा वाले इलाके को क्या बना दिया, अपनी राजधानी बनाया। ठीक, अब हम देखते हैं कि भारत में पुर्तगालियों का योगदान क्या था। दोस्तों हमने इतिहास से हमको ये सीखने को मिला है कि जब भी दो सभ्यताएं, दो अलग अलग कल्चर आपस में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है और वैज्ञानिक चीजें भी हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो हमने पुर्तगालियों से क्या क्या सीखा? पुर्तगालियों द्वारा ही क्या है, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो है 1556 में गोवा वाले इलाके में ही लगाई गई। यानी भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस कब लगा? 1556 में लगा। कहां लगा? गोवा में लगा। किसके द्वारा लगाया गया? पुर्तगालियों द्वारा ही लगाया गया। दूसरा, भारत में अल्फांसो आम, कॉफी और तंबाकू की खेती पुर्तगालियों के आने के कारण ही संभव हुई। यानी भारत में तंबाकू की खेती, कॉफी की खेती और अल्फांसो आम, ये सारी जो खेती भारत में आज शुरू है, ये इसमें किसका योगदान है? तो पुर्तगालियों का। तीसरा, जैसे ही पुर्तगाली यहाँ आए हमने उनसे जहाज निर्माण की कला सीखी। ठीक हो गया। जहाज, क्योंकि वो समुद्र में यात्रा करने में क्या थे, सहज थे, उनके पास अच्छे जहाज थे, तो हमने उनसे जहाज निर्माण की कला सीखी। और पुर्तगालियों के आने के बाद ही भारत में प्रथम चर्च 1510 में सेंट थॉमस केरल में बनाया गया और यहीं से भारत में गौथिक स्थापत्य कला की शुरुआत हो जाती है। गौथिक स्थापत्य कला दोस्तों क्या होती है? एक भवन निर्माण की कला है। यानी इसमें इस प्रकार के भवन बनाए जाते हैं, कुछ इस प्रकार के, जिसमें बीच वाला जो वो होता है, बड़ा होता है, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का क्या लगा रहता है, इसमें आर्क टाइप का लगा रहता है। इस टाइप के भवन जो टाइप बनते हैं, मतलब बीच वाली बिल्डिंग जो है बाकी बिल्डिंगों से ऊंची, तो इस प्रकार की जो गौथिक स्थापत्य कला है ये किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन। अब हम बात करते हैं भारत में पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या थे। दोस्तों भारत में पुर्तगालियों के पतन के कारण है उनकी धार्मिक असहिष्णुता, जहां हमने देखा कि 1510 में उन्होंने क्या कर दिया, भारतीय धर्म में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया और 1510 में अपने लिए क्या बना दी, सेंट थॉमस केरल में एक चर्च का निर्माण कर दिया। और शेष यूरोपीय कंपनियों से संघर्ष। देखो दोस्तों, क्योंकि ये पांचों की पांचों व्यापारिक कंपनियां थी और ये सभी कंपनियां कहीं ना कहीं व्यापार में एकाधिकार चाहती थी। एकाधिकार यानी एक ही यूरोपीय कंपनी ऐसी हो जो भारत के साथ क्या करे, व्यापार करे। तो इस व्यापार में एकाधिकार को पाने के लिए इन कंपनियों का आपस में क्या होगा, संघर्ष होगा, और जिसमें से कौन जीतेगी इस संघर्ष में अंत तक जो विजयी होगी वो होगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो अपने हाथों में भारत की जो है राजनीतिक सत्ता को क्या करेगी, ले लेगी। और तीसरा जो एक कारण था वो था कार्टेज आर्मिडा काफिला नीति। ये दोस्तों एक कार्टेज आर्मिडा काफिला क्या है, तो कार्टेज आर्मिडा काफिला जो है एक प्रकार का समुद्री पास होता था। अब इस समुद्री पास का प्रयोग कौन करते थे, व्यापारी करते थे। पुर्तगालियों द्वारा इस समुद्री पास को व्यापारियों को दे दिया जाता था, जिससे क्या है वो व्यापारी उस समुद्री पास को दिखाकर क्या है अच्छे से क्या कर सकते थे, व्यापार संचालित कर सकते थे। अगर ये पास न दिखाने पर उनके साथ क्या है अलग अलग लोगों द्वारा लूट भी हो सकती थी। ठीक हो गया। तो पतन के कारण धार्मिक असहिष्णुता, शेष यूरोपीय कंपनियों से संघर्ष और कार्टेज आर्मिडा काफिला नीति। अब पुर्तगालियों की अगर हम बात करें तो इनका जो अंतिम गवर्नर था दोस्तों, अंतिम गवर्नर, तो पुर्तगालियों का जो अंतिम गवर्नर था वो मैनुअल एंटोनियो था। और 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय द्वारा गोवा को पुर्तगालियों